हेलो, मैं अभिषेक भारद्वाज एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जल के सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में। आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं जो अवशोषित जल है उस जल के पार्श्वीय प्रवाह के लिए पादपों में मार्ग कह दो या उसका पथ। अब बात आती है जल का पार्श्वीय प्रवाह। तो पिछले वीडियो में हमने सक्रिय परासरणीय जल अवशोषण के दौरान पढ़ा था कि जो जल है मृदा के द्वारा मूल रोमों द्वारा अवशोषित होता है। मूल रोमों से सांद्रता प्रवणता के आधार पर ये अधिचर्मीय कोशिकाओं में, अधिचर्मीय कोशिकाओं से ये वलकुट में, और वलकुट कोशिकाओं से होता हुआ उसकी अंतिम जो परत होती है जिसको अपन एंडोडर्मिस कहते हैं वहाँ तक पहुँचता है। अब एंडोडर्मिस में जो बेसिकली पैसेज सेल्स हैं जिनको आप मार्ग कोशिकाएं कह सकते हैं, उन कोशिकाओं से होता हुआ ये जाइलम में, और जाइलम में मूल रूप से कहाँ, प्रोटोजाइलम में, प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम में, और मेटाजाइलम में पहुंचने के बाद घटना घटित होती है जिसको हम कहते हैं रसारोहण। रसारोहण क्या है? जाइलम में जल का पहुंचने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पादप के शीर्ष भागों तक या पादप के विभिन्न भागों तक जल का पहुंचना कहलाता है रसारोहण, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो मतलब कहने का ये हुआ कि मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल का जाइलम तक जो पहुंचने की प्रोसेस है वो तो कहलाता है जल का पार्श्वीय प्रवाह। अब जल का पार्श्वीय प्रवाह जब इन सभी प्रकार की अलग अलग कोशिकाओं से होकर के गुजरता है तो जल जो है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किस प्रकार गमन करता है उसके आधार पर जल के पार्श्वीय प्रवाह हेतु 3 प्रकार के पथ बताए हुए हैं, जिसमें से नंबर 1 एपोप्लास्ट पथ, नंबर 2 सिम्प्लास्ट पथ, और नंबर 3 रसधानी पथ। तीसरा कौन सा है? रसधानी पथ। सबसे पहले अपन बात करते हैं एपोप्लास्ट पथ की। एक ये चित्र मैंने यहाँ बता रखा है आपको कि ये 2 आसन्न कोशिकाएं हैं जिनकी ये बाहर की तरफ ये जो बाउंड्री वाला हिस्सा है व्हाइट कलर में जो आपको शो हो रहा है, ये पूरा का पूरा इस प्रकार से ये कोशिका भित्ति है। उसके अंदर ये जो सिंगल लाइन है वो कोशिका झिल्ली है, और ये जो बीच बीच में कोशिका भित्तियों के बीच बीच में ये जो इस प्रकार से गैप दिखाई दे रहे हैं ये गर्त हैं, और यहीं पर इनके ही सम्मुख प्लाज्मोडेस्माटा, जिनको आप कह सकते हैं जीव द्रव्य तंतु, क्या कह सकते हैं अपन इनको? जीव द्रव्य तंतु, ये भी पाए जाते हैं। और अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये रिक्तिका है जिसको वी के द्वारा शो किया गया है, और इसकी जो झिल्ली है इसको अपन टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ आपको ज़्यादा याद रखने की या ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल परिभाषित तौर पे 1-1, 2-2 लाइन याद रखनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एपोप्लास्ट पथ की। तो एपोप्लास्ट पथ बेसिकली क्या है कि जो आसन्न कोशिकाएँ हैं जिनके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, तो या तो जल के अणुओं की गति या जो जल है वो कोशिका भित्ति से होता हुआ, यानी कि कोशिका भित्ति में से ही होता हुआ एक से दूसरी कोशिका में, दूसरे से तीसरी कोशिका में, इस प्रकार लगातार क्या करता रहता है, आगे गति करता रहता है। या फिर कोशिकाओं के बीच में जो अंतरकोशिकीय अवकाश है वहाँ से ही वाटर की मूवमेंट होती है, तो इसको कहा जाता है एपोप्लास्ट पथ। इसे निर्जीव पथ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निर्जीव पथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोशिका भित्ति है बेसिकली मृत भाग माना जाता है, इसलिए इसको निर्जीव पथ भी कहा जाता है। अर्थात कोशिका भित्ति या अंतरकोशिकीय अवकाश से होकर के जल का जो पार्श्वीय प्रवाह है वो एपोप्लास्टिक पथ कहलाता है। अब इसके बाद आता है सिम्प्लास्ट पथ। इसको सजीव पथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सजीव पथ। सजीव पथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जल का प्रवाह जीव द्रव्य से होकर के होता है। किसके द्वारा होता है? जीव द्रव्य से होकर के। और जीव द्रव्य से होकर के होने में जो मुख्य रूप से संरचना सहायता करती है वो होती है प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं जीव द्रव्य तंतु। अर्थात यदि जल का गमन एक से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है तब उसको अपन कहते हैं सिम्प्लास्ट पथ या सजीव पथ। क्योंकि जीव द्रव्य जीवित भाग है इसलिए इसको सजीव पथ भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है रसधानी पथ, जिसको आप वैक्यूलर पाथवे या वैक्यूलर पथ भी कह सकते हैं। यहाँ क्या होता है बेसिकली, यहाँ जल का एक से दूसरी कोशिका में जो एंट्री है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ना हो करके कोशिका झिल्ली और उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन चैनल्स हैं, या आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के द्वारा डायरेक्ट एंट्री होती है। अब कोशिका झिल्ली के द्वारा जब डायरेक्ट एंट्री होती है तो यहाँ ये जीव द्रव्य से तो होकर के गुजरेगा, लेकिन यहाँ ये रिक्तिका को भी क्रॉस करता है, अर्थात यहाँ ये टोनोप्लास्ट से होकर के भी गुजरता है, इसलिए इसको रसधानी पथ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ 3
पथों के बारे में बात की, एपोप्लास्टिक निर्जीव पथ, सिम्प्लास्टिक सजीव पथ, रसधानी पथ, वैक्यूलर पाथवे, यहाँ कोशिका भित्ति और उसके अंतरकोशिकीय अवकाशों के द्वारा, यहाँ प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, और यहाँ जीवद्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साथ में टोनोप्लास्ट को क्रॉस होते हुए एक से दूसरी कोशिका में जल का गमन होता है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे जल के अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो जल को अवशोषण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले आता है अपना प्राप्य जल उपलब्धता। प्राप्य जल उपलब्धता का सीधा सीधा मतलब है, पीछे अपन ने पढ़ा था, पौधों के लिए जो अवेलेबल या जो अवशोषित होने के लिए जो जल है वो है केशिका जल। अब वास्तव में प्राप्य जल यानी कि ये तो वो जल है जिसको पौधे अवशोषित करते हैं, लेकिन प्राप्य जल की स्थिति हम ऐसे देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के यानी कि जो पूरा का पूरा टोटल जो मृदा जल है उसमें गुरुत्वाकर्षण के पश्चात जल की मात्रा जो मृदा में उपस्थित रहती है वो पौधों के लिए बेसिकली प्राप्य जल के रूप में कार्य करता है। और एक स्थिति होती है स्थायी म्लानी प्रतिशतता, और एक स्थिति होती है धारण क्षमता, जल धारण क्षमता। तो जल धारण क्षमता और स्थायी म्लानी प्रतिशतता, इन दोनों के बीच की स्थिति जो है वो कहलाती है प्राप्य जल। अब यदि मान लीजिए इसमें अगर जल की कमी हो जाए तो पौधे मुरझा जाते हैं। पौधे क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। ऐसी स्थिति कहलाती है स्थायी म्लानी प्रतिशतता। और जल धारण क्षमता कि जिसमें पौधे सामान्य तौर पे विकसित हों या सामान्य तौर पे विकासशील प्रक्रिया दर्शाएं, और उस मृदा के द्वारा जितनी मैक्सिमम मात्रा जल की धारण की जा सकती है यानी कि जो पौधों के लिए प्राप्य जल हो उसके आधार पे वो उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? जल धारण क्षमता कहलाती है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो प्राप्य जल है यानी कि जो केशिका जल है, यदि मान लीजिए जल धारण क्षमता जो टोटल है उसमें अगर जल की कमी होते होते ऐसी स्थिति आ जाए कि पौधे मुरझाने लग जाएं, अर्थात वो जो जल की जो मात्रा है वो स्थायी म्लानी प्रतिशतता को क्रॉस कर जाए, तो ऐसी स्थिति में जो जल के अवशोषण की क्रिया है उसके मान में या उसकी जो दर है उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसके बाद में आता है मृदा वायु। मृदा वायु का सीधा सीधा तात्पर्य है कि मृदा के जो कण हैं उनके बीच बीच में उपस्थित होती है वायु, जिसे आप मृदा वायु या मृदा वातन कह सकते हैं। मृदा वायु जितनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है जल अवशोषण की दर उतनी ही अच्छी रहती है या जल अवशोषण की क्रिया आसानी से सरलतापूर्वक संपन्न होती रहती है। यदि इन स्थानों को अतिरिक्त मात्रा में जल के द्वारा भर दिया जाए, जिसे जलाक्रांत स्थिति कह सकते हो आप, तो ऐसी स्थिति में वायु अनुपस्थित रहेगी और ऐसी स्थिति में जो जल अवशोषण की दर है वो धीरे धीरे कम होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी तो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तीसरे नंबर पे अपना आता है मृदा का तापमान। देखा गया है कि लगभग 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर का जो तापमान है इस दौरान जल अवशोषण की जो क्रिया है वो मैक्सिमम होती है। 20 डिग्री से तापमान नीचे जाता है या 30 डिग्री से तापमान ऊपर जाता है तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जो मृदा जल के अवशोषण की जो दर है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अर्थात जल के अवशोषण के लिए मृदा का जो तापमान है वो सबसे अप्रोप्रिएट या अनुकूलतम तापमान है वो मान सकते हैं 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। चौथा आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मृदा विलयन की सांद्रता, यानी कि जो मृदा कण और जो जल अधिशोषित अवस्था में पाया जाता है उसकी सांद्रता भी जल अवशोषण की दर को प्रभावित करती है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, यदि मान लीजिए मृदा विलयन की सांद्रता ज़्यादा है यानी कि मैक्सिमम है, ऐसी स्थिति में जल अवशोषण की जो दर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एग्जाम में इस पर आधारित एक प्रश्न भी पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज कीजिए कि खेत में यूरिया के छिड़काव के पश्चात यदि सिंचाई नहीं की जाए तो ऐसी स्थिति में पौधे मुरझा जाते हैं। क्यों? तो हम यहाँ बताएंगे कि उर्वरक डालने पे या यूरिया डालने पे मृदा विलयन की जो सांद्रता है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति में जल अवशोषण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है और जो पौधा है वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। इसीलिए उर्वरक आदि डालने के कुछ समय पश्चात या एक नियत समय पश्चात सिंचाई करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार ये कारक आपको याद रखने हैं जो कि जल अवशोषण की दर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। थैंक यू।